हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, इस पुस्तक से कल मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास के ऊपर बताया था। आज हम आदिकाल के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये SCERT का सिलेबस है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो भी चीज़ें हमें डिस्कस कर लेनी है, ताकि अगर कोई पॉइंट हमारा अलग से मिस रहे तो हमारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैं ये भी करवाऊँगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं या हम क्या तैयारी करेंगे, तो बिहार की तरफ से जो परीक्षा ली जाती है 10वीं 12वीं की, उसमें आप प्रश्न पत्र देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। वो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं BPSC की तैयारी के लिए, क्योंकि हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं तो आपके उसमें काम आ सकते हैं। मैं भी आपको कराऊंगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम उन सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए, प्लान तो काफ़ी कुछ है कि आप सभी को कराने का, तो करवाऊंगी मैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बिहार स्टेट के पेपर में तैयारी कराई थी, जो इम्पोर्टेंट था उन सभी टॉपिक्स को ले लिया था, तो ऐसे ही हम इस पेपर में भी यही करेंगे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उन चीज़ों के को जो है डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रति आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि क्या तैयारी जो है सही से हो पाएगी या नहीं। देखिए, जहाँ तक समय की बात है, तो समय की बात करें तो अभी हमारे पास समय है कि हम तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। आप सभी को इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को लेके चलेंगे हम। और जैसा मुझे लगा कि अभी PYQ कराना चाहिए, तो वो भी मैं करा रही हूँ यूथ कंपटीशन से। इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा, जो कि SCERT के द्वारा दी गई है, तो वो भी मैं आपको अलग से इसलिए करा रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ इसमें अगर बताई गई है तो वो हमारा साथ में क्लियर हो जाए कि इसमें जो स्तर है वो किस तरीके का है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आदिकाल का जो आरंभ है, यानी किस प्रकार से इसका आरंभ हुआ, इसकी राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति क्या थी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी राजनीतिक स्थिति की बात कर लेते हैं आदिकाल की। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल विशृंखला और राजनीतिक असंतुलन का युग है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत का साम्राज्य एक सूत्र होकर न रह सका और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर राजपूत राज्यों के रूप में सामने आया। हमारे ये राजपूत राज्य निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए। 8वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लामी सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की कहानी है। अब हमारे लिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको मैं टिक कर देती हूँ। तो जो भी पॉइंट हमें इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आप सभी को बताती चली जाऊँगी। ठीक है, और किसका समय था ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो इस्लामी नींव रखी गई वो आ गया। चलिए, आदिकालीन राजनीतिक व्यवस्था में दो बातें मुख्य हैं: केंद्रीय सत्ता का ह्रास और छोटे छोटे राज्यों का उदय। तो ये दो चीज़ें हो गई, महत्वपूर्ण हो गई कि केंद्रीय सत्ता का जो है वो ह्रास होने लगा, यानी समाप्ति होने लगी, और राज्य क्या है, छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा होने लग गया। केंद्रीय व्यवस्था के ह्रास से कला, साहित्य और भाषा में स्थानीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा। यानी इसका हम देखिए, गुप्त युग और हर्ष युग की केंद्रीय सत्ता के ह्रास के बाद संस्कृत भाषा को केंद्रता जो है वो समाप्त होती चली गई। जहाँ देश में क्या था, पहले संस्कृत भाषा थी, वहाँ पे संस्कृत भाषा की जो व्यवस्था थी वो क्या हो गई, समाप्त होती चली गई। भाषा प्राकृत और अपभ्रंश की यात्रा करती हुई देश भाषा के रूप में विकसित हुई। तो पहले क्या था, संस्कृत भाषा थी, उसके बाद जो है प्राकृत, अपभ्रंश सब भाषाओं से गुजरती हुई देश भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। स्थानीयता ने शासकों के बीच मान अपमान के भी प्रश्न खड़े किए, जो उनके बीच आपसी संघर्ष का कारण बना। आपसी संघर्ष और युद्ध के दौरान शौर्य और पराक्रम के साहित्य रचे गए। चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो जो है इसी प्रकार का काव्य है। इस प्रकार केंद्रीयता की टूटना मात्र सत्ता तक सीमित न रहकर अपितु उसके प्रभाव में जीवन का हर क्षेत्र जो है सामने आया।
यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आया उसका प्रभाव हर किसी पर पड़ा। बात कर लेते हैं धार्मिक स्थिति किस प्रकार थी। तो जब आदिकालीन साहित्य की रचना हो रही थी उसी समय उत्तर भारत में तंत्रवाद का विकास हो रहा था और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हो चुका था। उत्तर भारत में तांत्रिक संप्रदायों का फैलना धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो उत्तर भारत में जिनका प्रचार प्रसार बढ़ा वो थे जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव। सभी संप्रदायों का प्रभाव बढ़ रहा था। तंत्र, योग और भक्ति मार्ग ने जातीय विषमता की जगह समानता के महत्व को प्रतिपादित किया। तो ये जो जातिगत विषमता लोगों में पाई जाती है इसके स्थान पर क्या है, इसमें समानता की बात जो है कही गई। हर जगह स्थापित जीवन मूल्यों और परंपरावादी मतवादों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। इसका प्रभाव सिद्धों और नाथों के साहित्य में भी हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो आदिकालीन समाज में सामंती प्रभाव देखने को मिलता है। इस युग में व्यापक शिक्षा व्यवस्था का अभाव था। सांप्रदायिक तनाव जो है वो देखने को मिले। सती प्रथा, पर्दा प्रथा और विविध प्रकार के अंधविश्वासों और रूढ़ियों का जो बोलबाला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों की जो प्रधानता थी वो बढ़ गई थी। तो हमारा समाज जो है इस प्रकार बटा हुआ था। जाति पाति के बंधन का कसाव मजबूत था। उच्च वर्ण के लोग भोग के लिए और निर्धन वर्ग के लोग मानव श्रम के लिए ही पैदा हुए थे। नारी भी भोग्या मात्र रह गई थी। वह क्रय विक्रय और अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। धन संपत्ति की तरह अब सुंदर नारी भी युद्ध का कारण हो गई। तो जो भी सुंदर नारी होती थी तो कोई चाहता था कि वो राज्य या राजा चाहते थे कि हमें मिल जाए, तो ये युद्ध का कारण बन गए। पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो में कवियों ने युद्ध का कारण नारी हरण को परिकल्पित किया है। तो पृथ्वीराज रासो की अगर बात करें तो इसमें संयोगिता स्वयंवर का जो चर्चा है, संयोगिता से जो है पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे और उसका वो हरण कर लेते हैं। तो नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण का प्रभाव धर्म पर भी पड़ा। मंदिरों में देवदासियों की प्रथा शुरू हो गई थी। सिद्धों ने ब्रह्मानंद को सहवास के समान माना और स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान का प्रारंभ किया। तो ये बात थी सामाजिक स्थिति की। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी। यह युग पूर्णतः कृषि पर आधारित था। राज्य कार्य किसानों से प्राप्त लगान से ही चलता था। कभी कभी किसानों को पैदावार का 50% तक लगान चुकाना होता था। कर्मचारियों को नगद न देकर जागीर दी जाती थी। इस प्रकार इस युग का समाज 2 वर्गों में बटा था। एक उत्पादक जो कि उगाता था और दूसरा होता था उपभोक्ता। तो उत्पादक वर्ग को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था। वो केवल जो है मतलब शोषित वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं। कवि लोग भी उपभोक्ता वर्ग की रुचि के अनुसार साहित्य की रचना करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके साहित्य रचना वो होती थी। यही वजह है कि आदिकालीन साहित्य में नक्षिक वर्णन, षड ऋतु वर्णन, शौर्य और पराक्रम का वर्णन तो है, किंतु किसान वर्ग की संवेदना जो है उपेक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ये सब वर्णन मिलते हैं लेकिन किसान वर्ग उपेक्षित है। चलिए, अब आदिकालीन साहित्य की जब बात हो रही है तो इसमें आप सिद्ध, नाथ और जैन कवियों के बारे में पढ़ते हैं। ये तो थी कि वहाँ पे स्थिति कैसी थी, यानी आदिकालीन साहित्य के समय में स्थितियाँ कैसी थी, तो इनके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं आदिकालीन साहित्य में आप सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, इनके बारे में सबसे पहले हम सिद्धों के बारे में पढ़ते हैं। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद धार्मिक स्थिति जो है वो बदल गई। धार्मिक संप्रदायों की पवित्रता समाप्त होने लगी। लोग जादू टोने और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगे। तंत्रवाद प्रभावशाली हो गया। बौद्ध धर्म का विकास महायान, हीनयान, वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान आदि शाखाओं में हुआ। बौद्ध धर्म की इन शाखाओं में तंत्र मंत्र, हठ योग आदि के साथ पंचमकारों, अब आपको पंचमकार जो है ये इम्पोर्टेंट है,
इनको याद रखिएगा कि पंचमकार में किन के नाम आते हैं, मांस, मैथुन, मत्स्य, मध्य और मुद्रा। इन पांचों के नाम याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकती है। तो इनको जो है विशेष स्थान प्राप्त हुआ। अपने इस रूप में यह मत विकारों को परिश्रय देकर वाम मार्गी, तो नाथपंथी में सिद्ध साहित्य में क्या है, वाम मार्गी जो है रास्ता अपनाया गया। तंत्र मंत्र, जादू टोने तथा भोग विलास को लेकर चलने वाले ये वाम मार्गी ही बौद्ध सिद्ध कहलाए। ये सिद्ध वज्रयान से संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे सिद्ध? वज्रयान से। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता जा रहा है मैं बीच में बताती जा रही हूँ। पहला आ जाता है कि सिद्ध क्या थे, वाम मार्गी थे। दूसरा क्या है, ये वज्रयान से संबंधित थे। इनकी संख्या कितनी है, तो सिद्धों की संख्या 84 है। यह अधिकांश सिद्ध बिहार में नालंदा से लेकर भागलपुर के क्षेत्रों में रहते थे। तो इनका क्षेत्र जो है वो आप देख लीजिए कि बिहार में नालंदा से लेकर भागलपुर के तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। प्रथम सिद्ध सरहपा को सहजयान का, तो यहाँ पर आगे जो इम्पोर्टेंट है देखिए, प्रथम सिद्ध सरहपा को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ आपका ये प्रश्न आ जाता है इससे। ये सहज जीवन पर अधिक बल देते थे। सिद्धों ने अपने साहित्य में काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में कहे तो इन सिद्धों ने स्थापित रूढ़ि मान्यताओं का विरोध किया है। उनके विरोधी तेवर का प्रभाव केवल साधना के स्तर पर ही नहीं अपितु भाषा और सामाजिक मान्यताओं के स्तर पर भी है। उनकी भाषा अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसे संधा भाषा कहते हैं। तो सिद्धों की भाषा क्या कहलाती है, संधा भाषा। तो जो भी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं मैं उसको स्क्वायर में ले रही हूँ। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। तो संधा भाषा का उपयोग आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलता है। कबीर आदि निर्गुण संतों की भाषा इसी शैली को उलटबासी कहा जाता है। तो कबीर की भाषा पर हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है और इसी को जो है क्या कहते हैं, उलटबासी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है कि कबीर और निर्गुण संतों ने जो है इसी भाषा यानी इसी संधा भाषा का जो प्रयोग था वो किया है और ये उलटबासी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख सिद्धों की। सरहपा, कणहपा, शबरपा, लुईपा, मीनपा आदि। इन नामों में प्रत्येक की तरह पा या पाद शब्द का संक्षिप्त रूप जो है जोड़ा जाता है। जैसे सरहपा हो गया, कणहपा, शबरपा, लुईपा, मीनपा। ठीक है, इनके नाम यहाँ दिए गए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया। चलिए बात करते हैं नाथ कवि की। तो नाथों में कई मूलतः सिद्ध थे। सिद्धों में तंत्र मंत्र, जादू टोने, भोग मूलक गुह्याचार सब बढ़े चले, तब वे व्यापक लोक जीवन से कट गए। ऐसे में लोक सम्मत सदाचार संयम नियम से परिपूर्ण प्राचीन योग साधना जो थी वो क्या है, शैव मत का आधार लेकर। तो नाथ जो थे क्या थे, शैवपंथी थे, शैव मत का पालन करते थे। अनेक सिद्ध जो है इसके प्रभाव में आए। उनमें मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ जो है वो प्रमुख थे। इनके नेतृत्व में नाथ पंथ का प्रादुर्भाव हुआ यानी इसकी शुरुआत हुई। स्पष्टतः नाथ पंथ का दार्शनिक आधार शैव मत है और व्यवहार में उन्होंने पतंजलि के हठ योग को अपनाया है। तो किसके हठ योग को अपनाया है, पतंजलि के हठ योग को इन्होंने अपनाया है। सिद्धों ने साधना को लोक बाह्य और विकृत बना दिया, लेकिन नाथ पंथियों ने उसे फिर से जनता के लिए संभव बनने पर जोर दिया। नाथ साहित्य में दो महत्वपूर्ण बातें जो है हमारे सामने आती है। पहली यह है कि नाथ साहित्य में धर्मनिरपेक्ष दृष्टि जो है वो दिखाई देती है। इसमें ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में प्रस्तुत हुआ। नाथ पंथ में धार्मिक कट्टरता जो है वो नहीं मिलती। नाथों के साहित्य में यायावरी साहित्य का गुण मिलना दूसरी महत्वपूर्ण बात है। यानी यायावर यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति जो है वो इसमें देखने को मिलती है।
नाथ योगी अपने धर्म प्रचार के लिए विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करते थे। देश के मध्य भाग तथा पश्चिमी भाग में वे घूमते थे। यात्रा में विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति, भाषा और व्यवहार से उनका परिचय हुआ। यह प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ा। नाथों ने धर्म के स्तर पर ही सहिष्णुता और आपसी सद्भाव की भावना विकसित नहीं की, अपितु भाषा के स्तर पर भी इन्होंने इस भाव को अर्जित किया। तो इस भाषा की प्रस्तावना बाद के निर्गुण साहित्य में भी देखने को मिलती है। कबीर आदि ने इसी प्रकार की भाषा को अपनाया। नाथ साहित्य का व्यापक योगदान संत साहित्य की परंपरा जो है उसका उत्तराधिकारी जो है कह सकते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत कह सकते हैं। सिद्धों की संधा भाषा की तरह उलटबाशी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है नाथपंथियों ने। नाथपंथी योगियों में मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ जो है वो प्रमुख है। चलिए अब बात करेंगे जैन साहित्य की। तो जैन धर्म का उदय भी उन्हीं धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों में हुआ जिनमें बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। जैन धर्म के अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थकर वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो ये जो भगवान महावीर थे वो जैन धर्म के शुरुआत करने वाले थे। जैन धर्म एक ओर ब्राह्मणों के पुरोहितवाद, वैदिक हिंसा और वेदांती आदर्शवाद तथा दूसरी ओर इस समय प्रचलित भौतिकवादी विचारों के विरुद्ध अनवरत संघर्ष की प्रक्रिया में एक दर्शन प्रणाली के रूप में उभरा। जैन मतावलंबियों की दृष्टि में भौतिकवादी और वेदांतो दोनों ही विधर्मी थे। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर की अवधारणा के बिना इस ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाना और जीवन में पूर्णता प्राप्त लेना संभव है। तो इनका मतलब था कि बिना ईश्वर के इसको जाने, इसको पहचाने भी हम सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। जैन मतावलंबी कवियों ने अपनी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति अपभ्रंश भाषा में की। अब वहाँ तक क्या था, सिद्ध और नाथ साहित्य में संधा भाषा का उपयोग किया गया, उलटबासी जो थी वो देखने को मिली। वहीं पे जैन साहित्य में अपभ्रंश भाषा देखने को मिलती है। अतः उनकी अधिकांश रचनाएं जो है अपभ्रंश भाषा के अंग है। लेकिन कुछ साहित्य ऐसा है जिसे हिंदी भाषा और साहित्य की रचना कहा जाता है। यथा शालिभद्र सूरि की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास, आसुगु कृत चंदबाला रास आदि। तो इसमें हमें क्या है, हिंदी भाषा का अंश मिलता है। प्रारंभिक हिंदी रचनाओं की सृजनात्मक अनुभूति को समझने के लिए जैन साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल धार्मिक साहित्य के आधार पर जैन धर्म को हिंदी से बाहर रखना चाहते थे। तो जो शुक्ल जी थे वो धार्मिक साहित्य के आधार पर जैन धर्म को जो है हिंदी से बाहर रखना चाहते थे, लेकिन उनके बाद के विद्वान उनसे सहमत नहीं थे, क्योंकि साहित्यिक संवेदना का अवरोधक तत्व नहीं है। अगर ऐसा होता तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नहीं होता। तो जैन मत से प्रभावित अधिकांश काव्य जो है गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचे गए। जैन साहित्य का महत्व इस बात में भी है कि वह जैन ग्रंथकारों में सुरक्षित होने के कारण, तो जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं वो सुरक्षित है। देखिए सिद्ध साहित्य की जो रचनाएं हैं या फिर नाथ साहित्य की रचनाएं हैं वो काफ़ी सारी रचनाएं हमें मिलती नहीं है या हमें अप्रामाणिक तौर पे मिलती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे जैन धर्म के जो ग्रंथकार थे उन्होंने ग्रंथगार यानी कि जो स्थान था उसमें उनकी रचनाएं सुरक्षित रखी गई है। इसलिए जैन धर्म की रचनाएं हमें सभी सुरक्षित और प्रमाणिक रूप से मिलती है। जैन साहित्य में 3 प्रकार की रचनाएं मिलती है। प्रथम प्रकार की रचनाओं में जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक एवं चरित्र काव्य की रचनाएं जो है इसी प्रकार की रचनाएं हैं। स्वयंभू और पुष्पदंत इस श्रेणी के विशिष्ट कवि है। तो इन्होंने जो है पौराणिक और चरित्र काव्य रचे हैं, स्वयंभू और पुष्पदंत ने। अब पौराणिक की बात हो रही है तो इन्होंने जो है रामायण पे अपनी रचना लिखी है। द्वितीय प्रकार की रचनाओं में नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्म कांड का खंडन है। तो इस प्रकार की रचनाएं गई है। ये दोहों से रचित ये मुक्तक रचनाएं लिखी गई जिसमें रास, फाग, चरचरी आदि काव्यों का विवेचन किया गया है।
और तीसरे प्रकार की जो रचना रची गई वो हेमचंद्र और मेरुतुंग की जो रचनाएं हैं उसमें लिया गया है, जिसमें विविध रसों और भावों की मुक्तक रचनाएं और दोहे हैं। अब बात करें अगर जैन आचार्य हेमचंद्र, जिनका समय है 12वीं शती का, इनकी पुस्तक कौन सी है? शब्दानुशासन, जो कि अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हेमचंद्र की रचना कौन सी है? शब्दानुशासन। और ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये अपभ्रंश का ये व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश मिलता है। आचार्य मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि, इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये सारा पूछा जाता है। संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर लिखी गई है। इसमें बहुत से प्राचीन राजाओं के आख्यान संग्रहित किए गए हैं। हेमचंद्र के व्याकरण ग्रंथ और मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि में कुछ जैनेतर रचनाएं भी संकलित है। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती है। इनमें भी सहज पर जोर दिया है। तो सिद्धों ने जो है सहज पर जैसे जोर दिया है, वैसे इनकी रचनाओं में भी मिलता है। जोइंदू, राम सिंह आदि जो है इसी कोटि के, जिनमें सहज साधना जो है दिखाई देती है, जैन कवि, प्रमुख जैन कवि है। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि जो है वो कौन आते हैं? स्वयंभू। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पवनचरियों की रचना की। स्वयंभू ने स्वयंभू का समय क्या है? 8वीं शती, ये याद रखिएगा। पवनचरियों जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की ही तरह अब इसकी शैली क्या है? तो कड़वकबद्ध है। तो ये ध्यान में देखिए, कई बार रचनाओं की शैली पूछते हैं, अब इसमें दिया गया है, तो ये चीज, ये पॉइंट्स जो है आपके लिए नोट करने वाली आ जाती है। तो ये कड़वकबद्ध है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत ने जो है महापुराण की रचना की रचना महापुराण भी महत्वपूर्ण आ जाती है। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में जो है चरित काव्य रची है। इनमें पुष्पदंत का रानी कुमार चरियु, जसियु चरियु, कनकामर मुनि का करकंड चरियु आदि प्रसिद्ध है। तो देखिए, पुष्पदंत की रचना तो आप जरूर याद कर ले, और स्वयंभू की रचना, ठीक है। भविष्यत कहा नामक प्रसिद्ध कथा धनपाल ने जो है इसकी रचना की है। समय 10वीं शताब्दी है, जिसमें लोक प्रचलित कथा को सरल भी बनाए रखा और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। श्रृंगार परक लौकिक काव्यों की भी यही स्थिति है। संयोग से राउरवेल, अब राउरवेल के बारे में जब मैंने आपको प्रश्न करवाया था, तब आपने देखा ही बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। और संदेश रासक, अब इनका समय भी देख लीजिए, राउरवेल 11वीं और संदेश रासक जो है वो 13वीं शताब्दी। दो शुद्ध लौकिक श्रृंगारी काव्य प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध है। संदेश रासक का महत्व इस बात के लिए भी है कि किसी भारतीय भाषा में रचित मुसलमान कवि की प्रथम रचना है। तो भारतीय भाषा में मुसलमान कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो है संदेश रासक। संदेश रासक 3 प्रकरणों में विभाजित है। 223 छंदों का संदेश काव्य है। राउरवेल के रचयिता कौन है? रोड़ा कवि है। बार बार प्रश्न इसमें पूछा जाता है। जिसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का जो वर्णन है वो किया गया है। इस काल में आश्रयदाता राजाओं को भी आधार बनाकर काव्य रचे जाते थे। हेमचंद्र रचित प्राकृत पेंगलम को छंद इसकी पुष्टि करते हैं। अपभ्रंश काल में दोहा, पदड़िया, गेय पद आदि प्रमुख छंद और काव्य रूप है। वीरता, श्रृंगार, नीति, धर्म विषय कृतियां दोहा छंद में है। हेमचंद्र के व्याकरण में भी अपभ्रंश के दोहे जो है संकलित है। इससे स्पष्ट होता है कि दोहा जो है उस समय का लोकप्रिय छंद था। यानी आदिकाल में जो हमें जैन साहित्य पढ़ने को मिलता है, तो उसमें क्या है? दोहा प्रसिद्ध छंद था। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ पे अब इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु,
लज्जिज तू वंसिह जय भग्गा घरु अंतु। अब इसका अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ भी पूछा गया है परीक्षा में और यहाँ दिया हुआ है तो ध्यान में रखिएगा। अर्थात भला हुआ जो मारा गया, हे बहिन हमारा कंत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समस्या से लज्जित होती। तो ये है इसका अर्थ और ये हेमचंद्र का लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं वीर गाथा काव्य पर। तो आदिकाल में कौन से वीर गाथा काव्य रचे गए? हिंदी साहित्य के विकास क्रम को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय जो है शुक्ल जी ने आदिकाल को उसकी अपनी प्रसिद्ध रचनाओं की प्रमुख पद्धति के आधार पर वीर गाथा काल नाम की संज्ञा दी। आदिकाल को जो है वीर गाथा काल जो है शुक्ल जी ने कहा है। इस नामकरण के लिए उन्होंने अब क्या तर्क दिया है, क्यों उन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा है? अब ये पॉइंट यहाँ दिया गया है तो ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि शुक्ल जी का कथन है और परीक्षा में शुक्ल जी के कथन आते हैं। राजाश्रित कवि और चारण कवि जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हम वीर गाथा काल हमने कहा है। आचार्य शुक्ल ने इस काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान निम्नलिखित 12 ग्रंथों के आधार पर की। अब यहाँ पे आपका प्रश्न भी आ चुका है कि कितने ग्रंथों के आधार पर, तो उन्होंने जो है 12 ग्रंथों के आधार पर की। अभी तो परीक्षा में पूछा गया था कि कितने ग्रंथों के आधार पर की। अब वो 12 ग्रंथ कौन से हैं वो भी ध्यान में रखिएगा। विजयपाल रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्र का, हमीर रासो, परमार रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता कीर्तिपताका और अमीर खुसरो की पहेलियां। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको याद कर लीजिए कि कौन कौन से 12 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, इन 12 ग्रंथों में कुछ ही ग्रंथ प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। विद्यापति रचित कीर्तिलता, कीर्तिपताका तथा पदावली एवं नरपति नाल द्वारा रचित बीसलदेव रासो, ये जो है प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर जो ये 12 ग्रंथ है इसमें ये प्रमाणिक है। ठीक है, इनमें से कीर्ति पताका के संपादित एवं प्रकाशित होने का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यापति की कौन सी रचना जो है वो प्रकाशित या संपादित नहीं हुई है, तो वो है कीर्ति पताका। बीसलदेव रासो की कुछ पंक्तियों ने इसकी रचना काल 1155 ईस्वी में मिलता है, लेकिन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसे 13वीं शती की रचना मानते हैं। बीसलदेव रासो के पाठ का संपादन एवं प्रकाशन माता प्रसाद गुप्त द्वारा हुआ है। जगनिक कृत परमार रासो की पहचान उनकी मौखिक वीर रचनात्मक रचना आलाह के रूप में जानी जाती है। तो परमार रासो का अन्य नाम क्या है? आला खंड। और किसकी रचना है ये? तो ये जगनिक की रचना है। और आगे जो इस पे प्रश्न आया था, तो देखिए परमार रासो में किसका वर्णन है? तो आला और उदल का वीर परक जो है इनका वर्णन है, इनके युद्ध का वर्णन है। आला विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाई जाने वाली लोक कथा है। कहा जाता है कि परमार रासो की कथा आला और उदल की वीरता पर आधारित है। जगनिक संभवतः परमार और पृथ्वीराज के समकालीन थे। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। तो ये रचनाएं कुछ ऐसी है जो पूछी ही जाती है। इसमें विजयपाल और पंग राजा की लड़ाई का वर्णन है। मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका रचना काल 14वीं शती है। भाषा शैली के आधार पर यह रचना परिवर्तित काल की सिद्ध हो गई है, फिर भी इसे पूर्ववर्ती वीर गाथा की परंपरा के विकास की कड़ी माना जाता है। हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका जो है उपलब्ध नहीं है। शार्ंगधर कृत हमीर रासो के कुछ छंद प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। दलपत विजय द्वारा कृत खुमान रासो में 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परिवर्ती शासकों महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी रचना काल जो है वो 17वीं शताब्दी के आसपास है। तो ये क्यों उपलब्ध नहीं है या इसमें क्या कमी है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है।
रासो काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य चंद्रबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो है। इस काव्य की प्रामाणिकता और रचना काल को लेकर काफी विवाद है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई परंपरा के अनुसार अपने चरित्र नायक पृथ्वीराज के सभापति एवं मित्र माने जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों को आशा थी कि इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास जो है वह प्रकाश में आएगा, इसलिए डॉक्टर वूलर को जब जया नायक रचित संस्कृत काव्य पृथ्वीराज विजय की खंडित प्रति प्राप्त हुई और उसमें रासों के विपरीत इतिहास सम्मत तथ्यों का उल्लेख देखकर उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के सभापति नहीं थे। इस रूप में यह जाली ग्रंथ है। अब यहाँ पे डॉक्टर वूलर ने इसको अप्रामाणिक माना है, पहली चीज आ गई। दूसरी चीज, वूलर ने कौन सी रचना की है? जया नक के द्वारा रचित है एक पुस्तक पृथ्वीराज विजय। पहली तो ये चीज हो गई। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ निकल के आ रहा है मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर वूलर ने इसको अप्रामाणिक माना है और उन्होंने जो है पृथ्वीराज विजय द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक का नाम है उसकी रचनाकार कौन है? जैनक। उन्होंने उसका इसमें जो है उन्होंने देखा और इसको देखकर उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज जो थे, चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज के समकालीन नहीं, और इन्होंने जो है इस ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ बताया है। तो प्रश्न अगर पूछा जाता है कि जाली ग्रंथ जो किसने बताया, तो डॉक्टर वूलर ने। इन्होंने तत्कालीन इसके प्रकाशन को रोकने की सिफारिश की थी। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग बन गए। पृथ्वीराज रासो को उसके चरित्र नायक के समय की रचना नहीं मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर वूलर, श्री गौरी शंकर, ये इंपॉर्टेंट है, हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलदीन मुंशी, देवी प्रसाद तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड इसे प्रमाणिक मानते हैं, जबकि मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो इसको प्रमाणिक मानने वाले, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने वाले इसको याद करिएगा। श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1543 के आसपास लिखा गया। पृथ्वीराज रासो में उल्लिखित कुछ तथ्य इतिहास विरुद्ध मालूम होते हैं जो इसे अप्रमाणिक सिद्ध करते हैं, लेकिन अब उसकी ऐतिहासिकता की खोज बंद कर दी गई। मुनि जिनविजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह में जो 4 छप्पई प्रकाशित किए वे वर्तमान में विकृत रूप में विद्यमान है। पुरातन प्रबंध संग्रह का काल 15वीं शती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान रासों में चंद के मूल छंद मिले हुए हैं। निश्चय ही चंद्रबरदाई का काव्य पुरातन प्रबंध संग्रह से काफी पहले ही प्रमाणिक रचना है, लेकिन रासों का मूल रूप क्या रहा होगा इसकी समस्या अभी भी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़े ही तर्कसंगत ढंग से यह स्पष्ट किया है कि पृथ्वीराज रासो काव्य रूप एवं शिल्प की दृष्टि से एक ऐसी रचना है जैसी अपभ्रंश में रासक या रासो नाम की रचनाएं 12वीं शताब्दी तक लिखी जाती थी। सुख-सुखी संवाद के रूप में कथा वर्णन की शैली, तो इन्होंने जो है इसको सुख-सुखी संवाद माना है। प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ इन पॉइंट्स को आपको बताती जा रही हूँ, नोट करवाती जा रही हूँ। प्रचलित विविध कथानक रूढ़ियों के भी लक्षण थे और रासक भी। आचार्य द्विवेदी के अनुमान से पृथ्वीराज रासो में शुक-शुकी के संवाद के रूप में जो इसे प्रमाणिक जान पड़ते हैं वे है आरंभिक अंश, इंचनी विवाह, शशिवर्गा का गंधर्व विवाह, संयोगता का जन्म, विवाह, तोमर पहाड़ का शहाबुद्दीन को पकड़ना आदि। इन प्रसंगों से पता चलता है कि वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस है, हालांकि अंगी रस वीर ही माना जाएगा। तो उपयुक्त प्रसंगों का वर्णन कवि चंद ने विविध छंदों में सहृदयता पूर्वक किया है। तो ये हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो जानकारियां प्राप्त होती है वो है। अब बात करेंगे बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। पाठ के अनुसार इसका रचना काल जो है 1155 ईस्वी है।
यह प्रधान श्रृंगार काव्य है जिसमें बीसल देव जैसे वीर राजा की वीरता के स्थान पर बीसल देव और शोध परमार की पुत्री के कल्पित विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त 12 मासा का वर्णन सबसे पहले हमें बीसल देव रासों में ही देखने को मिलता है। तो ये थे वीर गाथा काव्य जो कि आदिकाल में रचे गए। तो यहाँ तक की जानकारी जो है आज के इस वीडियो में मैं दूंगी, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को विद्यापति अमीर खुसरो का जीवन परिचय और इसमें कुछ रचनाओं का परिचय जो है दिया गया है वो भी आपके सामने जरूर लेकर आऊँगी, क्योंकि जो भी रचनाएँ इसमें दिए गए हैं या फिर जो भी कवियों का वर्णन इसमें दिया गया है वो तो आपको ज़रूर ही पढ़ना है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो या आपकी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।